नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बड़ी बड़ी कंपनियों में छटनी का दौर लगातार जारी है। ये शुरू तो हुआ था मंदी के डर से, लेकिन अब ये छटनी का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। जनवरी 2023 की शुरुआत कई कंपनियों के कर्मचारियों के लिए अच्छी नहीं रही है। आर्थिक हालात का हवाला देते हुए कंपनियों ने कई कर्मचारियों को हटा दिया है। लंबी लंबी चिट्ठियां लिखी गई हैं और उसमें तमाम तरह की परेशानी बताई गई। काम करने के लिए शुक्रिया अदा किया गया और फिर आगे लिखा गया है कि अब आने की जरूरत नहीं। कहीं कुछ महीने की सैलरी तो कहीं वो भी नहीं दी गई। हम आज ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के सबसे बड़े स्टार्टअप माने जा रहे बायजूस ने एक बार फिर से छंटनी कर दी। करीब 1500 कर्मचारियों को हटाया गया। 4 महीने में दूसरी बार छटनी की गई है। इससे पहले 2500 कर्मचारियों को निकाला गया था। उस वक्त कहा गया था कि मार्च 2030 में फायदे में आने के लिए यह किया गया। 2023 मार्च 2023 ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें आपके जो अलग अलग क्वार्टर्स होते हैं उसमें आपको ये दिखाना है कि भाई आपकी कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी है, आप प्रॉफिट कर रहे हैं। तो प्रॉफिट करने के लिए क्या किया? लोगों की छटनी कर दी। बायजूस का वैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन $22 बिलियन है। अभी भी ये दुनिया की सबसे अहम एडटेक यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायजूस ही ऐसा कर रहा है। बायजूस ज्यादा नाम में इसलिए आ जाता है क्योंकि बहुत जल्दी बहुत बड़ा हो गया। बड़े बड़े लोगों को इन्होंने साइन अप कर लिया, टीमें स्पॉन्सर करने लगे, फुटबॉल वर्ल्ड कप वगैरह में भी चले गए, तो इस वजह से वो नजर में ज्यादा आ रहे हैं। कई कंपनियां खर्चे कम करने के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, जैसे कि अनअकैडमी। इन्होंने कैश अप्रेजल्स बंद कर दिए, उन्हें स्टाफ को विकल्प दिया है। आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि ये जो महीना है इसमें किस कंपनी ने कितने कर्मचारियों को हटा दिया। क्योंकि जैसे कि हमने बताया ये सिर्फ बायजूस ही नहीं, बायजूस चर्चा में ज्यादा आता है क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ी कंपनी है। आलोचना भी ज्यादा होती है कि एक तरफ आपको स्पॉन्सरशिप पे पैसे देने के लिए हैं लेकिन लोगों को देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन आइए और कंपनीज के बारे में बात करते हैं। 16 जनवरी शेयरचैट ने 20% कर्मचारी कम किए। 17 जनवरी डंजो ने 3% कर्मचारियों को हटा दिया। अमेजॉन में भी बड़े पैमाने पर छटनी हुई है। अमेजॉन में कुल 18,000 लोगों को हटाना है। अमेजॉन की खबर तो हम लगातार आपको बता ही रहे हैं। भारत में अमेजॉन 1,000 कर्मचारियों को हटा रही है। गूगल पूरी दुनिया में करीब 12,000 लोगों को हटा रही है। गूगल की तरफ से कई लोगों को इसकी जानकारी दे दी गई। विप्रो में इंटरनल टेस्ट में फेल होने पर करीब 450 फ्रेशर्स को हटा दिया गया। ओला ने 200 कर्मचारियों को हटा दिया। भारत के पहले यूनिकॉर्न इनमोबी ने 50 लोगों को निकाला। कैश फ्री ने 100 कर्मचारियों को हटाया। डील शेयर ने 100, एक्सोटेल ने 80 लोगों को हटा दिया गया है। कॉइन DCX ये वो कंपनी थी जो कि क्रिप्टो वगैरह में डील करती थी, करीब 80 से 100 कर्मचारी कम किए गए। गोल्डमैन सैक्स 700 कर्मचारियों के प्रभावित होने की आशंका है। गो मैकेनिक एक जो कंपनी थी, एक जो ऐप था कि आप अपनी गाड़ी घर में ही उसको रिपेयर करवा लीजिए, इस कंपनी ने 70% वर्कफोर्स को कम कर दिया है। 70% कर्मचारियों को निकालने का डेटा भी एक वेबसाइट रखती है, उसका नाम है layoffs.fyi। अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट है, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं और जगहों भी। इस वेबसाइट के मुताबिक जनवरी में करीब 219 कंपनियों ने, सिर्फ एक महीने में 219 कंपनियों ने 68,000 कर्मचारियों को निकाल दिया। इनमें जाहिर सी बात है वो छोटी कंपनियां तो शामिल ही नहीं होंगी जिनके आंकड़े सामने नहीं आ पाते। छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, वो रोजगार देती हैं लेकिन फिर निकाल भी देती हैं। अब CMIE एक एजेंसी है, उसके आंकड़े इस बात को बता रहे हैं कि देश में महंगाई दर बढ़ रही है और CMIE के मुताबिक जनवरी 2022 में बेरोजगारी दर 6.56% थी। जून 2022 में बढ़कर 7.83% हो गई। वहीं दिसंबर 2022 में इसमें और बढ़ोतरी हुई
और यह बढ़कर 8.30% हो गई। हालांकि जनवरी में बेरोजगारी दर में कमी आई है, आंकड़े के मुताबिक 7.14% हो गई। बड़ा सवाल यह उठता है कि अचानक से क्या वाकई इतनी मंदी आ गई है जो दुनिया भर में कंपनियां छटनी करने लगी हैं, या वो मंदी के नाम पर अपने आप को थोड़ा और स्वस्थ बना रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मंदी आई, विदेश में अगर आप देखें तो उस तरीके के आसार दिखाई दे रहे हैं पूरी तरीके से, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी आड़ में बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं कि चलो भाई जल्दी से फैसला ले लो। आइए बात करते हैं संजीव बजाज से, जो कि एमडी हैं बजाज कैपिटल के, और उनसे जानते हैं कि वो इसको किस तरीके से देखते हैं। जो सबसे पहले यूएस आईटी कंपनीज में शुरू हुआ, इसका बेसिक रीजन क्या है? इसका रीजन है कि आईटी कंपनीज की वैल्यूएशन बहुत गिर गई पिछले 1.5 साल में। तो जब वैल्यूएशन गिरी है तो इनके पास जो एक इन्वेस्टमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए पैसा होता है वो कम होता है। तो इन्होंने अपने जो एकदम लॉकडाउन के टाइम पे एकदम बिजनेस बढ़ गया था, सैलरीज बढ़ गई थी, तो इन्होंने जो उसके चक्कर में हायरिंग कर ली। अब उन लोगों को इनको सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है, बट ये एक स्टार्ट था। अब जो नेक्स्ट वेव आएगा वो आएगा स्टार्टअप्स में, इसलिए बिकॉज जो सीरीज बी सी डी फंडिंग थी, जो फंडिंग बहुत आराम से मिलती थी स्टार्टअप्स को, आज की डेट में वो बहुत डिफिकल्ट मिल रही है। हमने देखा है कि जितने स्टार्टअप्स थे जो लॉस मेकिंग थे, जिसमें बहुत बड़ा लॉसेस था, पहले उनको अंधाधुन पैसा मिलता जा रहा था और आईपीओ भी हुए। बट अगर आप आईपीओ के बाद देखिए, कंपनीज की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा गिर गई है, और जो कंपनीज लॉस मेकिंग है उनको तो फर्दर फंड रेजिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बिकॉज आप लोग कह रहे हैं कि मुझे उसी कंपनी में लगाना है जिसका वायबल बिजनेस मॉडल है, जिसमें रेगुलर इनकम है, और वो स्टार्टअप्स बहुत कम है। अगर आप लगा लीजिए, अगर परसेंटेज में मैं बोलूंगा वो 10% से कम है। बिकॉज एक पहले हम एक ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहे थे कि भाई जैसे भी बिजनेस आ रहा है उसमें आप इन्वेस्ट करिए, तो उसकी वजह से जो स्टार्टअप्स के पास पैसा नहीं मिल रहा है। एक इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है कि ज्यादातर स्टार्टअप अगर अपना खर्चा कम नहीं करेंगे, उनके पास खाली 1, 2, 3 महीने का पैसा बचा है। तो अगर उनका फर्दर फंडरेज बहुत कम हो रहा है या हो नहीं रहा, तो उनको अपनी ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, उनको अपना कॉस्ट कट करना ही पड़ेगा अगर वो सरवाइव करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट राउंड ऑफ ले ऑफ्स विल कम फ्रॉम द ये जो स्टार्टअप वर्ल्ड है। और उसके बाद कमोडिटीज की प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी, पेट्रोल की प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी, जहां पे उन्होंने बहुत हायरिंग की है, उन्होंने बहुत खर्चे बढ़ाए हैं। बट जब अब कमोडिटीज की प्राइस नॉर्मलाइज हो रही है, कम हो रही है, फ्यूल की प्राइस भी कम होने को आ रही है, तो उधर से भी थोड़ा सा आएगा। तो इससे थोड़ा सा झटका आएगा जब तक ये रशिया यूक्रेन वॉर नहीं खत्म होती, जब तक वर्ल्ड इकोनॉमी नॉर्मल नहीं आती। तो आपको एक केयरफुल रहना है। पहले एक था कि हर एक आदमी को जॉब था, हर एक आदमी को ग्रोथ थी। अब खाली बेस्ट सरवाइव करेंगे, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी है और आपको अच्छा बनना है कि कंपनीज में जो थोड़ा कम भी करेंगे तो उसमें आप उसमें ना आए, और आप एक मतलब देखिए इसमें एक किस्मत की बात भी है, बट आप उसमें ना आए तो आप अगर मेहनत करेंगे तो ज्यादा। और जो मैं सरकार को बोलना चाहूंगा कि ये बहुत जरूरी है इस टाइम पे हम एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज करें, हम करें कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री आए, जॉब्स बढ़े, और जो फ्रीलांसिंग की जॉब्स होती हैं जैसे इंश्योरेंस एजेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, इससे बहुत लोगों की एंटरप्रेन्योरशिप होती है, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। आज की डेट में अगर आप इधर भी देखें, हर सेक्टर में रूल्स ज्यादा टफ किए जा रहे हैं जो इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट हो रहे हैं। तो इंडिविजुअल्स का जो पहले एक बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते थे वो कम हो रहे हैं। तो हमें वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप को भी देखना है, जो लोग अपने घर पे काम करते हैं उनके जॉब भी हमने बढ़ाने हैं। तो हमें ओवरऑल, बट यस, नेक्स्ट 6 से 12 महीने बड़ा टफ रहेंगे। मेरी प्रेडिक्टिव है, कोई 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट इसमें आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। केयरफुल रहना पड़ेगा, ये सलाह दे दी गई है। लेकिन आप देखिए, एक तरफ तो नौकरी गई और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ गई। दूध के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अमूल ने 3 रुपए लीटर की बढ़ोतरी कर दी। एक साल में 8 रुपए लीटर दूध महंगा हो गया। इसके पीछे एक बड़ी वजह चारे की कीमतों में बढ़ोतरी बताई जा रही है। चारा महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया। लेकिन सवाल उठ रहा है कि अगर इसी तरह दाम बढ़ते रहे तो आम आदमी कैसे दूध खरीद पाएगा। और भी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन आज बात करते हैं दूध की।
आप अगर घर से दूध लेने निकल रहे हैं तो 3 रुपए ज्यादा लेकर निकलें। देश भर में हर रोज 40 लाख लीटर दूध बेचने वाली कंपनी अमूल ने पिछले 1 साल में चौथी बार दूध के दाम बढ़ाए हैं। नई दरें शुक्रवार से ही लागू कर दी गई हैं। अब आपको अमूल गोल्ड प्रति लीटर जो 63 रुपए दे रहे थे उसके लिए आपको 66 रुपए देने होंगे। अमूल गाय के दूध के लिए आपको 1 लीटर दूध पहले 53 रुपए का मिल रहा था, अब 56 रुपए का मिलेगा। अमूल ताजा दूध जो प्रति लीटर आपको 51 रुपए का मिलता था, अब 54 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। अमूल स्लिम दूध प्रति लीटर जो आपको 45 रुपए का मिलता था, वो अब 48 रुपए का मिलेगा। पिछले 1 साल में अमूल दूध में प्रति लीटर 8 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो कि लगभग 13% की बढ़ोतरी है। फरवरी 2022 में यही अमूल गोल्ड प्रति लीटर आपको 58 रुपए में मिल रहा था। मार्च 2022 में इसकी कीमत 60 हुई, अगस्त 2022 में इसकी कीमत 61 रुपए प्रति लीटर हुई, अक्टूबर 2022 में इसकी कीमत 63 रुपए प्रति लीटर हुई और फरवरी 2023 यानी शुक्रवार से इसकी कीमत 66 रुपए प्रति लीटर हो गई है। जैसे आप जानते हैं कि पिछले 1 साल से किसान काफी प्रेशर में है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ इनपुट्स हैं मिल्क प्रोडक्शन के, फीड, फॉडर एंड बाकी और चीजों की काफी बढ़ोतरी हुई है। तो उनको अच्छे दाम देने के लिए हमने ये बढ़ोतरी की है और एक्चुअली कहा जाए तो हम इस बढ़ोतरी के लिए काफी मजबूर हुए हैं। अमूल ने सफाई दी है, कहा है कि चारा महंगा होने की वजह से दूध के दाम बढ़ाए गए। अब चाहे चारा महंगा हो या कच्चे तेल की कीमतें, बोझ तो आम आदमी को ही सहना पड़ेगा। ऐसा ही रहेगा तो हमको लग रहा है कि अमूल का दूध ही नहीं पीना पड़ेगा, अब हमको लेना ही पड़ेगा। इतना महंगाई बढ़ रही है। 1 साल के अंदर कम से कम 27 रुपए 28 रुपए के पैकेट दूध आता था। मैं 2 पैकेट दूध लेता था, अब जो है एकदम से 64 रुपए हो गया, मतलब 2-2 रुपए बढ़ाते हुए अब आप बता रहे हैं कि 2 रुपए और बढ़ गए हैं। अब बताइए, ऐसा होगा तो गरीब दूध कहाँ पी पाएगा। अगर अच्छी क्वालिटी का दूध जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं उसको रेट भी ऐसा रखें जो सब लोग इस्तेमाल कर सकें। एक पौष्टिक चीज़ है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, वृद्ध लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। तो इस पे कुछ सरकार को अपना बात करके कुछ कंट्रोल लाना चाहिए। और इस पर कहना क्या है, तो 6, 7, 8 महीने में जो है बराबर दूध का रेट बढ़ाते जा रहे हैं। अब तो हो गया जाके 66 रुपया का 1 लीटर, वो भी 1 किलो भी नहीं, लीटर होता है। तो इसमें हम लोगों को तो काफ़ी नुकसान हो रहा है। कम से कम 100 रुपये हमारा लॉस जा रहा है। हम लोग का रेट वही है, हम लोग क्या करें, कहाँ जाएंगे। अमूल के साथ साथ मदर डेयरी भी उसी अनुपात में ही दाम बढ़ा देता है। फिलहाल कोई मुरव्वत नहीं है, आपको महंगाई की मार झेलनी ही पड़ेगी। दूध एक ऐसी चीज है जो आदमी को अपने रोजमर्रा के जीवन में चाहिए, चाय के लिए, पीने के लिए, खीर के लिए, पनीर के लिए। ये तो महंगा हो ही गया है, जिसकी पूरी कहानी बताई। इसके अलावा ये फल, सब्जी, पेट्रोल, डीजल, दाल, सरसों का तेल, ये सब कुछ महंगा हो रहा है। भले ही कोई भी सरकार रहे, कहती है कि हम आम आदमी की सरकार हैं, पर आम आदमी के ऊपर महंगाई का बोझ हर रोज बढ़ता जा रहा है। नोएडा में सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, कुछ इंटेलिजेंट सी बात करके और ये बता दिया जाए, जाहिर सी बात है, जब दाम बढ़ते हैं कुछ कारण होते हैं, सरकार कुछ कारण देगी, विपक्ष बोलेगी कि ये क्यों महंगाई हो रही है। असली बात ये है कि बजट आया, बजट आगे का बहुत उज्जवल भविष्य दिखाने के लिए बजट आया है, उसके बारे में मार बढ़ाई हो रही है। लेकिन आम आदमी को जो मार पड़ रही है वो ये है, दोहरी। एक तो कंपनी से नौकरी चली गई और 2 कि दाम महंगे होते जा रहे हैं। और जैसे कि सौरभ बता रहे थे, सिर्फ दूध नहीं, फल सब्जी भी महंगी हो रही है, सब कुछ महंगा हो रहा है। कैसे चलेगा ऐसे? वेद जैन जी हैं आर्थिक मामलों के जानकार, उनसे थोड़ी देर पहले बात की। उनका मानना क्या है, ये सुनते हैं। देखिए, दूध के दाम बढ़ने का मुख्य कारण है उसके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बढ़ गई है। कैटल फीड जिसे चारा कहते हैं, उसकी कॉस्ट 20% से लगभग बढ़ गई है। और जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर हैं उनका कहना है कि पैकिंग है, लॉजिस्टिक है, और उसकी वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ी है, इसलिए दूध के दाम बढ़ाने पड़े हैं। और वीट की जो रेट बढ़ने का कारण है, वो मुख्य कारण है वीट की प्रोडक्शन जो पिछले वर्ष काफी कम रही है। तो वीट की समस्या, जो गेहूं के रेट कम बढ़े हैं, उसका तो एक हैंडल करने का तरीका यही है कि
अब अगले 2 महीने में नई फसल गेहूं की आएगी और ये अच्छी फसल आती है, क्रॉप आती है जैसे लग रहा एक्सपेक्टेड है, तो हो सकता है कि गेहूं के प्राइसेस में कुछ कमी आए और उसमें कुछ सुधार निकलने की कोशिश की जाए। दूध एक ऐसी जरूरी चीज है जो एक साधारण नागरिक, पर्टिकुलरली जो शाकाहारी है, वो प्रोटीन की सारी सप्लाई दूध पे जाती है उसकी वजह से। अब दूध के रेट बढ़ने से एक आम आदमी और गरीब आदमी के लिए एक ही चाह रहा है कि वो दूध की कंजम्पशन कम हो जाएगी और दूध की जो लेते हैं डेली कंजम्पशन है उसको कम किया जाएगा, बच्चों को कम दूध मिलेगा और इसी मार्ग से उनकी प्रोटीन की कमी हो सकती है। ये एक चिंता की बात है, लेकिन ये उम्मीद करनी चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल करें और आरबीआई इस बात को जो अपनी पॉलिसी में है और वो रिपो रेट को कंट्रोल करके किसी न किसी तरह से इसके ऊपर भी अंकुश लगाने की कोशिश करें। अब ये सवाल है कि इस समस्या का हल कैसे किया जाए। देखिए, जो नौकरी में है लोग, जो सरकार की नौकरी में है, उनको एक डियरनेस अलाउंस मिलता है तो उसके हिसाब से वो पैसे बढ़ते हैं जैसे महंगाई बढ़ती है। प्राइवेट सेक्टर में कोई बाय एंड लार्ज ऐसी डियरनेस अलाउंस की स्कीम नहीं है तो उनकी चिंता बढ़ी रहती है। और जो और लोग हैं, किसान हैं, आम नागरिक है, माइग्रेंट लेबर है, उनके बारे में भी ये वर्किंग होनी चाहिए, होती रहती है। इसका जो हल है वो एक ही है कि इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाया जाए और इस बजट में ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से अर्थव्यवस्था में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को 30% से ज्यादा की इंक्रीज देकर कोशिश की है, उससे ज्यादा रोजगार पैदा होंगे तो लोगों के हाथ में इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी तो जो ये महंगाई की वजह से जो लोगों को परेशानी हो रही है उसका कुछ हल निकल सकेगा। देखिए, महंगाई तो बढ़ रही है और आपने ठीक कहा कि आज की डेट में और गेहूं का दाम भी बढ़ गए हैं, दूध के भी दाम बढ़ रहे हैं और इससे आम आदमी को जो फिक्स्ड इनकम वाले हैं उनको परेशानी है। और अब सवाल है कि इस इश्यू को कैसे एड्रेस किया जाए। और देखिए, ये तो देश की अर्थव्यवस्था जो ओवरऑल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले साल में इंटरेस्ट रेट को बहुत बढ़ाया, क्योंकि मनी सप्लाई एक ऐसी चीज है जो महंगाई लाती है और महंगाई को रोकने और मनी सप्लाई को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट एक अच्छा फैक्टर है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है और आरबीआई ने काफी अच्छे कदम उठाए हैं उसके बारे में। लेकिन दूसरी बात यह भी ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत में अभी भी महंगाई की दर जो लगभग 6% के करीब आई है, अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट आरबीआई का आ रही है, वो और विकसित देशों के मुकाबले में काफी कम है। आपने देखा होगा यूरोप में, अमेरिका में महंगाई की दर काफी तेज है और वहां पे भी काफी असर पड़ा है। लेकिन इससे एक आम आदमी की जो उसकी अपनी स्थिति है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और उसकी चिंता उतनी ही बढ़ती जा रही है और उसको ये चिंता है कि वो कहां से पैसे लेकर आए। आइए अब बात करते हैं रेलगाड़ी की। और मैं आपको ये बता दूं, ट्रेन मुझे बहुत पसंद है और एक नई चीज होने वाली है। रेल मंत्रालय ने आज घोषणा की है कि वंदे भारत ट्रेन धीरे धीरे भारतीय रेलवे की ये जो पहचान बनती जा रही है। अब तक 8 वंदे भारत ट्रेन शुरू हो चुकी हैं और रेलवे बजट क्योंकि 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का आउटले है, तो आप ये जान लीजिए कि अब वंदे भारत ट्रेन और चलेंगी और इनकी डिजाइन और खूबियों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। सरकार वंदे भारत के साथ साथ अब वंदे मेट्रो की शुरुआत भी करने जा रही है। क्या है वंदे मेट्रो? जैसे आपने देखा, एक वंदे भारत थी ही और वंदे भारत आएंगी, उसके साथ साथ अब वंदे मेट्रो भी चलेगी। यह क्या है? भारतीय रेलवे 2024-2025 तक वंदे भारत मेट्रो ट्रेन की शुरुआत करेगा। वंदे मेट्रो की रफ्तार 125 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। पहले ये जो ट्रेन चलती थी, जैसे कि आपको मालूम है, ईएमयू और डीएमयू यानी कि ये जो लोकल ट्रेन जिसको कहते हैं, वो सन 50 और सन 60 का डिजाइन था ट्रेनों का। उसको धीरे धीरे करके हटाया जाएगा क्योंकि उसमें दरवाजे नहीं होते थे, उसमें तमाम चीजें होती। 50 से 60 किलोमीटर की दूरी वाले शहरों को ये वंदे मेट्रो जोड़ेगी, यानी कि ना तो शहर के अंदर लेकिन शहर के आसपास के जो और शहर हैं उनको भी ये मेट्रो ट्रेन जोड़ेगी। और ये ट्रेन से फिर आप एक ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहां से आप ओरिजिनल वाली वंदे भारत भी ले सकते हैं। माना जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन जैसी सुविधाएं इस वंदे मेट्रो में भी होने वाली हैं। प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा ऐसा बताया जा रहा है। टॉयलेट की व्यवस्था इसमें नहीं होगी, लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेन। इस साल प्रोडक्शन डिजाइन पर काम चल रहा है। अगले साल वंदे मेट्रो की शुरुआत करने की योजना की जा रही है। आइए सुनते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस पर क्या कहते हैं। 2 छोटे छोटे या 2 मतलब कम डिस्टेंस पे जो टाउन्स होंगे, कम डिस्टेंस पे जो शहर होंगे,
फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में एग्जाम्पल है सीतापुर से लखनऊ 60-70 किलोमीटर, या फिर लखनऊ से कानपुर। तो इस तरह के जो कम डिस्टेंस पे शहर हैं, या उड़ीसा में जैसे भुवनेश्वर से कटक, तो ये आपस में 30-32 किलोमीटर 35 किलोमीटर का रास्ता है। ऐसे में वंदे मेट्रो का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट आएगा। अब इस साल जुलाई तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आने की संभावना है। वंदे भारत स्लीपर की जो सीटिंग है उसमें खास बदलाव किया जा सकेगा और जाएगा ही, क्योंकि देखिए ये जो एक ट्रेन है अभी तक वंदे भारत ये सीटिंग वाली है। अब स्लीपर के लिए जाहिर सी बात है सीटें अलग करनी पड़ेगी, तो और लॉन्ग डिस्टेंस में चला सकते हैं। वंदे भारत रेलवे की सबसे अहम योजना में एक है ये भारतीय रेलवे की। लगातार खुद प्रधानमंत्री इस पर नजर रखते हैं। 2022 के बजट में 2025 तक 400 वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने की बात कही गई है। वंदे भारत को बनाने में मेक इन इंडिया का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वंदे भारत को देश में ही बनाया जा रहा है पूरी तरीके से। इसमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है। इसका मतलब यह है कि जब ब्रेक लगाएंगे तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से 30% ऊर्जा की बचत इस ट्रेन में होती है। सभी कोच में ऑटोमेटिक दरवाजे होते हैं, खुला नहीं रहेगा। जीपीएस लगा हुआ है, जीपीएस आधारित ऑडियो विजुअल पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम लगे हुए हैं। मनोरंजन के लिए हॉटस्पॉट वाईफाई है, आरामदायक कुर्सियां हैं। पीएमओ की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि वंदे भारत 2.0 यानी कि दूसरी स्टेज में ज्यादा बेहतर फीचर्स होंगे। इसमें ये सिर्फ 52 सेकंड में 0 to 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ती है। अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे है। भारतीय रेल 2025-2026 तक वंदे भारत ट्रेनों को दूसरे देशों को निर्यात भी करना चाहती है, जैसे कि यूरोप, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया के देशों में निर्यात की उम्मीद है। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसकी स्पीड को लेकर के कि कितनी तेज चलती है। एक हम आपको अभी विजुअल दिखाएंगे जो कि अश्विनी वैष्णव ने आज ही उसको ट्वीट किया है। वो वाले विजुअल जरा हम स्क्रीन पर आपको चला करके देखें। इस विजुअल के हिसाब से आपको यह अंदाजा मिलेगा कि कितनी रफ्तार से यह ट्रेन चलती है, बहुत ही स्पीड में। अब तक 8 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। 2019 में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू की गई, नई दिल्ली से कटरा वैष्णो देवी तक की गई। इसके अलावा मुंबई से अहमदाबाद, दिल्ली, अंदौरा, हिमाचल प्रदेश, मैसूर, चेन्नई, बिलासपुर, नागपुर, हावड़ा, न्यू जलपाईगुड़ी, सिकंदराबाद, विशाखापट्टनम के बीच में ये ट्रेन चली है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें सरकार की प्राथमिकता हैं और जल्द ही कई और राज्यों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात मिलेगी, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि सुविधाएं हैं, तो ये जान लीजिए कि किराया भी ज्यादा है। तो इस पर सवाल ये उठता है कि क्या आम आदमी, गरीब आदमी जिसकी लाइफलाइन है ट्रेन, ठीक है, जो रईस हैं, जो पैसा दे सकते हैं, आप उनको निश्चित रूप से बिल्कुल सुविधाएं दीजिए, लेकिन बाकी ट्रेनों का क्या होगा? गरीब जनता के लिए क्या होगा? वो लोग जाहिर सी बात है इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे क्योंकि इसका किराया ज्यादा है। ऐसे में इसको हाईलाइट करके बेचना क्या पूरी तरीके से सही है? या फिर एक प्रयास ये भी किया जाए, जो कि संभवतः हो भी रहा होगा, कि जो ट्रेनें लेट हो रही हैं, जो ट्रेनें स्लो चलती हैं, और ये हम अक्सर जानते हैं, और जो ट्रेन से चलते हैं उनको ये पता है कि अक्सर ये बात बोली जाती है कि राजधानी और शताब्दी को प्रायोरिटी दे दी जाती है कि वो जल्दी से पहुंच जाए, लेट ना हो। वंदे भारत को प्रायोरिटी दे दी जाती है कि वो जल्दी से देर उसमें लेट ना हो। इसके अलावा और भी कई ट्रेनें हैं जिनको प्राथमिकता दे दी जाती है कि वो लेट ना हो, जैसे कि तेजस ट्रेन। लेकिन इसी तरीके से और भी बहुत सारी ट्रेनें हैं। फरक्का एक्सप्रेस है, ये तो मैंने एक नाम बोल दिया। ऐसे ही और तमाम ट्रेनें, उनमें सुविधाओं का क्या, उनकी स्पीड के प्राथमिकता के बारे में क्या, गांव-गांव तक पहुंचाने वाली उन ट्रेनों का क्या, ये सब कुछ सवाल हैं जिनके बारे में भी। और दाम सबसे बड़ी बात, क्या गरीब वंचित रह जाएगा इन सब सुख सुविधाओं से? सिर्फ रईसों के लिए निश्चित विकास हो, लेकिन विकास में गरीब न छूटे। आइए प्रेमपाल शर्मा जी से बात करते हैं, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे बोर्ड के। बहुत दिनों से इस बात की चर्चा होती रही है कि विकास के पूरे लाभ के लिए हमें यातायात व्यवस्था को ठीक करना होगा, और उसमें अगर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली ठीक हो जाए तो उसका कोई जवाब नहीं। दुनिया के सारे विकसित देश इसी रास्ते से आगे आए हैं। इस समय जब हम कार्बन और
प्रदूषण की बात कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में ऐसी खबर बहुत अच्छी लगती है। सारे शहरों को जोड़ा जाएगा, लेकिन इसका नाम वंदे मेट्रो रखने में मुझे थोड़ा सा ये लगा कि हमारे करीब 20 शहरों के अंदर मेट्रो पहले से ही शुरू हो चुकी है, जैसे दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, बंगलोर मेट्रो, और उसका बहुत अच्छी प्रगति चल रही है। दिल्ली मेट्रो ने तो एक मिसाल कायम की है कि जो 400 किलोमीटर तक यात्रा, और इसी उदाहरण से सबक लेते हुए, प्रेरणा लेते हुए बाकी शहरों में शुरू की गई है। इसका नया आयाम वंदे मेट्रो करने का, सारी इच्छा बहुत अच्छी है, अच्छा प्रयोजन है। शायद नाम थोड़ा सा और अलग होता तो अच्छी बात है। खैर, नाम के बाद में भी हो जाएगा। इसका मुख्य मकसद उन शहरों को जोड़ना है। इससे पॉल्यूशन नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसकी स्पीड महत्वपूर्ण है। अभी तक उन शहरों को जोड़ने वाली जो पैसेंजर गाड़ियां हैं वो वक्त लेती थी, इसलिए लोग कार से चलते थे, और कार और उसका तूफान आया हुआ। मैं यहाँ पर यह भी दर्ज कर दूं कि पिछले 3 सालों में कोरोना के बाद की जो इकोनॉमी उभरी है, भारत में सबसे ज्यादा कार की बिक्री हुई है। यह मुझे अच्छी खबर नहीं लगती, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा बाजार बड़ा है और विदेशों की कंपनियों के कार बाजार के लिए हम सबसे उपयुक्त हैं, इसलिए कुछ लोग इस पर वाहवाही करते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि अगर वंदे मेट्रो के बहाने हम छोटे शहर, जैसे यहाँ से मेरठ के लिए आरआरटी पहले से शुरू हो चुकी है, लेकिन मेरठ से आगे अगर देखा जाए तो बागपत को जोड़ने के लिए, बुलंदशहर को जोड़ने के लिए, खुर्जा को जोड़ने के लिए अगर ऐसी ट्रेन चलेंगी तो बहुत अच्छा होगा। अब प्रश्न है कि क्या यह इतनी जल्दी संभव हो पाएगा? शहरों की मेट्रो उसके अंडरग्राउंड भी बनती है, बिना किसी खेती योग्य भूमि को बर्बाद किए। अब इसके लिए जमीन एक्वायर होगी, उस पर पथरियां बिछेंगी, क्योंकि अंडरग्राउंड 50-60 किलोमीटर तो चल नहीं सकता। यह मैं रेल कर्मी होने के नाते इसका एहसास कर रहा हूं कि इसकी कार्यान्विति कैसे होगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जब ऐसी इच्छा प्रकट की गई है, अगर कुछ शहरों को भी ऐसा जोड़ पाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं इसको इस उम्मीद में कर रहा हूं कि एक वक्त पर शताब्दी एक्सप्रेस ने कुछ शहरों को जोड़ा, जैसे दिल्ली से देहरादून, चंडीगढ़, या बंगलोर से चेन्नई। आप देश भर की शताब्दियों को जानते हैं। उससे पहले पड़ाव में राजधानी जोड़ा। इसमें अगर ऐसे हमारे कस्बे जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसका एक और घोषणा बड़ी अच्छी लगती है कि ये सारे इंजन आईसीएफ में बनाए जाएंगे। यह हकीकत में उतरना चाहिए कि आईसीएफ सिर्फ पुर्जे आयात कर जोड़ने का काम न करे। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है, इंजीनियर्स हैं, और अब टेक्नोलॉजी भी हमें अपनी विकसित करके इसको कार्यान्वयन करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बजट की, और बजट का चुनावी लिंक क्या है। दरअसल बजट पेश हो चुका है और अब उसे जनता तक पहुंचाने की रणनीति बनाने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जुटी हुई। सांसदों के साथ निर्मला सीतारमण ने बैठक की है। वहीं मंत्रियों को बजट को कैसे सब तक पहुंचाएं, इस पर निर्देश भी दिए गए। संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग, लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक के बीजेपी से जुड़े तमाम सांसद जुटे। मौका था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अपने सांसदों को बजट की खूबियों से अवगत कराने का, मन में बजट को लेकर जो भी सवाल उठे थे सबका जवाब देने का, उन मुद्दों को बताने का जिसे लेकर सांसदों को जनता के बीच जाना है। देखिए, आम जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी है। सबको एक इंक्लूसिव बजट है जिसमें सबको साथ लिया गया है। इसमें चाहे हम किसान भाइयों की बात करें, चाहे हम महिलाओं की बात करें, चाहे हम ओबीसी एससी एसटी क्लास की बात करें, चाहे हम युवाओं की बात करें, आर्टिसंस की बात करें विश्वकर्मा के माध्यम से, तो कोई भी ऐसा क्षेत्र या कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसके बारे में इस बजट के अंदर कोई ना कोई प्रावधान ना रखा। बीजेपी को यह लगता है कि बजट में आम जनता के फायदे से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जिसका जनता तक पहुंचना बहुत जरूरी है। महिलाओं, गरीब तबकों और मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ बजट में ऐलान किया गया है।
बजट हमारा अच्छा है, इसलिए हम उसको लेके जा रहे हैं, इसलिए हम एग्रेसिव हैं कि हमने बजट बहुत अच्छा दिया है। जहाँ दुनिया में टैक्स लग रहे हैं, वहाँ दुनिया में हम टैक्स पे एग्जम्पशन दे रहे हैं। जहाँ पिछले कई वर्षों से लोग कहते थे साहब लोअर मिडिल क्लास एम्प्लॉइज को कहाँ छूट दी, वो 7 लाख का हमने छूट दे दिया। तो हमारा बजट अच्छा है, इसलिए हम एग्रेसिव हैं। देखिए, जिस बजट हमारा मनरेगा के बारे में कुछ नहीं कहा, और जहाँ आंकड़े देखिए कि हमारे सबसे रिकॉर्ड नीचे वाले आंकड़े 60,000 करोड़ दे रहे हैं, पिछले साल से 33% कम। तो इस किस्म के बजट आम आदमी को क्या मदद देंगे? आप देखिए कि बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं कहा, महंगाई के बारे में कुछ नहीं कहा। इस साल करीब 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा का। ऐसे में बीजेपी को एहसास है कि अगर जनता तक वह अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाते हैं तो उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ सकती है। भाजपा अपने लोक लुभावन बजट का लाभ उठाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। सांसदों को बजट क्लास के जरिए वित्त मंत्री ने उन्हें बारीकियां समझा दी और जनता से जुड़ने का फार्मूला भी। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। अब देखिए क्यों जरूरी हो जाता है, और उसमें 2-3 चीजें एक साथ हुई हैं। बजट में आमतौर से ये माना जाता है ना कि ये तो जो थोड़ा सा आपके बिजनेस टाइप के जो लोग हैं उनके मतलब की चीज है, लेकिन इस बजट में जो कुछ हो रहा है उसको सीधा आम आदमी से जोड़ना, इस कवायद में और चुनाव से इसको लिंक करने में बीजेपी क्यों इंटरेस्टेड है? 2024 की तैयारी हो रही है। दरअसल आम आदमी तक बजट पहुंचाने में यह पार्टी जुटी हुई है। आप जानते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा, सांसदों की वित्त मंत्री के साथ एक अहम बैठक हुई। वित्त मंत्री ने बजट में के जो अहम हिस्से थे वो सांसदों को समझाया। जाहिर सी बात है उनको भी डिटेल्स नहीं मालूम होगी, लेकिन ये करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? जेपी नड्डा ने मंत्रियों की अलग अलग समिति बनाई है। मंत्रियों को राज्यों में बजट पर कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा गया है कि बैच बनाइए और जाके इसको एकदम ग्राउंड लेवल तक पहुंचाइए। दरअसल बीजेपी चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार के काम को आम लोगों तक पहुंचाने के एजेंडे पर जोर देने की कोशिश कर रही है। और इसमें आपको एक और चीज की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं कि प्रधानमंत्री का बीजेपी के नेताओं को एक सख्त संदेश भी है, एक नहीं 2-2 बार, कि आप ये जो बेकार के मुद्दे हैं ना, फिल्म, अलग अलग बातें जो है वो गाना, कपड़े, जो बात पे आहत हुए चले जा रहे हैं, इन सब चीजों को छोड़िए, जरा बजट पर ध्यान दीजिए। कौन सी स्कीम पर हम कितना गरीब आवंटन कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। वो मुद्दा लेकर के जाइए जनता तक। तो ये नया मिशन है भारतीय जनता पार्टी का कि फिल्मों में कौन सी हीरोइन ने कौन सा कपड़ा पहना है वो छोड़िए, बांटने वाले और भटकाने वाले मुद्दे छोड़िए और उससे बचिए, और ध्यान दीजिए बजट, काम, नीति, पॉलिसी, इन सब चीजों पर बात कीजिए। इससे कोशिश कीजिए चुनाव जीतने की, क्योंकि नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का यह मानना है, यह निर्देश है, और ये एक बार नहीं 2 बार दिया। पहले राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक में और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री समूह की जो बैठक है उसमें। बीजेपी का यह मानना है कि नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल के बाद अगर नेताओं को और मंत्रियों को फिल्म में हीरोइन के कपड़े दिखाई दे रहे हैं, या फिल्म में आपत्ति दिखाई दे रही है, या कुछ और अजीब से मुद्दे ध्यान भटकाने वाले दिख रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ है, रणनीति में कुछ गड़बड़ है, और ये बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। तो अपने काम के बारे में बात करनी पड़ेगी 9 साल बाद। यह चीज बीजेपी से, सेंट्रल लीडरशिप से यह संदेश नेताओं को दिया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी को यह एहसास हो रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया ये, इसको जरा चेक में लाना चाहिए। पीएम ने मंत्रियों से कहा है कि सरकार के कामों को आम लोगों तक आपको पहुंचाना होगा, और पीएम ने 2 बार यह बात दोहराई, जैसे कि हमने आपको बताया, नेशनल एग्जीक्यूटिव और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, क्योंकि ये G20 का वर्ष है। यानी कि ये संदेश जो है वो सही जाए, विदेश में भी और घर में भी। और सभी मंत्रियों से उनके किए गए कामों की भी जानकारी मांगी गई है, क्योंकि अभी 9 साल का जश्न मनाएगी सरकार, तो जानकारी मंत्रियों को भी देनी होगी, और ये जानकारी केंद्र सरकार से मंत्रियों को, लोगों तक भी पहुंचानी होगी। दोनों चीजें हो रही। कितना कारगर होगा ये तो आगे देखते हैं। बहरहाल जोशीमठ में घरों में आई दरारों के बाद
अब ऐसे ही हालात जम्मू कश्मीर के डोडा में देखने को मिल रहे हैं। 20 से ज्यादा घरों में और एक मस्जिद में दरारें देखने को मिली। लोगों ने इसे लेकर काफी दहशत उनमें हो गई है, काफी दहशत का माहौल है लोगों में। प्रशासन का यह कहना है कि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, साथ ही जांच के लिए विशेषज्ञों को गांव भेजा गया है। We will take all necessary actions to ensure safety of the people, as also to ensure that they are not put to any kind of disadvantage. जिस तरह से इन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी शख्स ने जो है यहाँ पर कटिंग की है, उसके खिलाफ उसमें FIR has been lodged and necessary action under law will be taken. The law will take its due course. और अगर किसी ने किसी की भी जान खतरे में डाली है तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो सरकार बनाम न्यायपालिका नेक्स्ट राउंड, क्योंकि राउंड 2 तो बोल ही नहीं सकते, इतने तो राउंड हो गए। ये टकराव लगातार जारी है और इस बार तो आप ये समझिए कि एक चुनौती दे दी है और एक धमकी दे दी है अदालत ने। क्या है ये पूरा मामला, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्तियों को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट में खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को खरी खरी सुनाते हुए साफ कर दिया है कि उसे सख्त कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए, यानी कि एक बार फिर से जुडिशरी वर्सेस गवर्नमेंट। जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तेवर और भी सख्त हो चले हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र ने भरोसा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति की सिफारिश पर कुछ ही दिनों में फैसला हो जाएगा। The government said that give us some more time. We are going to notify at least the 5 Supreme Court appointments. सरकार ने कहा है कि उसे और समय दिया जाए। कोर्ट ने सरकार से कहा कि उसे दूसरे ऑर्डर्स भी इशू करने होंगे, लेकिन सरकार की दरख्वास्त पर कोर्ट ने इस केस को 13 फरवरी के लिए लिस्ट कर दिया है। But on the government's pleading, they have deferred the matter once more and listed it on the 13th of February. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर जमकर हमला बोला। कोर्ट ने कहा कि आपका रवैया हमारे लिए परेशान करने वाला है। आप हमें मजबूर ना करें कि हम कोई गंभीर फैसला ले लें। हाई कोर्ट में जजों के तबादले की हमारी सिफारिशों पर अब तक अमल नहीं हुआ, आप उसे भी लटकाए रखे हुए हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले में प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। कोर्ट ने फिलहाल 2 हफ्ते का वक्त दे दिया है। जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी गंभीर रहा है, लेकिन अब उसने सरकार को चेता दिया है कि उसे कड़े कदम उठाने पर मजबूर ना करें। अगर कोर्ट मजबूर होगी तो फिर मजबूत कदम उठाए जाएंगे। नई दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।